Hello students, so today I will teach you the first chapter of class 12th political science, the Cold War era. ओके, ये आपकी बुक 1 जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका चैप्टर 1 है और आज इसे हम पूरा कम्प्लीटली पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो नाम है, आप कंफ्यूज मत होना, इसका जो नाम CBSE 2021 से जो 22 तक का जो सिलेबस है उसमें उन्होंने नाम रखा है इसका द कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, और इसमें कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है, जितना इस चैप्टर में आपकी NCERT बुक में दे रखा है हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो कोल्ड वॉर एरा है इसका मतलब होता है कि किसी कंट्रीज़ के बीच में शीत युद्ध होना, मतलब ऐसा वॉर होना जिसमें कोई भी असलियत में फाइटिंग या कोई वॉर या हम कह सकते हैं कोई भी एक दूसरे के बॉम्बिंग या कुछ भी वेपन्स ना चलाए हों। ओके, उसे कोल्ड वॉर एरा कहते हैं, जो सिर्फ मुंह से लड़ाई हुई हो, किसी को भी कुछ हार या नुकसान नहीं पहुँचा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कोल्ड वॉर एरा में आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो दे रखा है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थे? क्यूबन मतलब है क्यूबा का, इसमें नाम दे रखा है। जो कंट्री आप जानते हैं क्यूबा एक कंट्री है, उसमें क्या मिसाइल क्राइसिस हुए थे? तो इन अप्रैल 1961, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब स्टार्ट हुए थे? 1961 अप्रैल में। आपको याद रखनी है डेट। लीडर्स ऑफ द USSR वर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा। तो जो लीडर थे कौन? USSR के। USSR आपको पता होगा, USSR रशिया को कहते थे पहले। ठीक है, और उसके और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी इसके अंदर मिली हुई, जैसे कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी। तो ये सब किस में आती थी? ये USSR में आती थी। और ये इसे पहले रशिया कहते थे, मतलब अब रशिया कहते हैं, पहले से USSR कहते थे। तो जो लीडर्स थे USSR के वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो आक्रमण कर देगा किस पर? क्यूबा पे। क्यूबा कैसा था? कम्युनिस्ट रूल, जिस पे सारा जो अधिकार, मतलब सारा जो क्यूबा में जो रोल होगा, किसका हक होगा? सारा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उसे कम्युनिस्ट रूल कहते हैं, जिसमें जो सारा जो हम एक तरह से कह सकते हैं हम हक होता है वो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सबका, सिटीजन्स का। ठीक है, एंड ओवरथ्रो इट्स प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो। तो और उसके साथ साथ ही क्या कर लेगा? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो आक्रमण कर देगा क्यूबा पे और उसके प्रेसिडेंट पे। और क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम 1961 में कौन प्रेसिडेंट थे क्यूबा के? आपको नाम याद रखना है, फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन कंफ्यूज मत होना, USSR को ही सोवियत यूनियन कहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत आर्म रिपब्लिक्स। ओके, आपको ये नाम याद रखना है। मतलब कि USSR की क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। आपको ये जो फुल फॉर्म है USSR की, इसे याद रखना है। ठीक है, तो इस USSR की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सोवियत यूनियन। अब आप आगे भी पढ़ेंगे तो USSR को ज़्यादातर सोवियत यूनियन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। तो जो क्यूबा है उसकी सबसे एलाई कहते हैं, मतलब इसकी जो सबसे अच्छी फ्रेंडशिप थी वो किसके साथ थी? USSR के साथ थी। एंड जो क्यूबा है वो रिसीव करता था दोनों एड। कैसी एड? एक तो डिप्लोमेटिक, मतलब जो सोवियत यूनियन है वो क्यूबा को किसी भी कंट्री से बचा लेता था कि कोई भी क्यूबा जो था एक छोटी सी कंट्री थी, उस पर कोई भी देश चाहता तो आसानी से आक्रमण या उसे इन्वेट कर सकता था। इसलिए जो सोवियत यूनियन है वो डिप्लोमेटिकली, मतलब ऐसे ही बचाती थी क्यूबा को कि कोई इस देश उस पर आक्रमण ना करता, और साथ ही फाइनेंशियल एड भी उसे मिलती थी। कहाँ से? सोवियत यूनियन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1962। अब 1962 में हुआ क्या? निकिता क्रुश्चेव कौन है? लीडर हैं सोवियत यूनियन के। सोवियत यूनियन कौन है? USSR रशिया। ठीक है, प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। तो क्या करा सोवियत यूनियन ने? जो रशिया था, जो USSR था, जितनी भी जो मिसाइल्स बनाते थे, न्यूक्लियर जो मिसाइल्स या वेपन्स बनाता था, उसे क्या करा? कहाँ रखने लगा? क्यूबा में रखने लगा। उसे उसे मिलिट्री बेस बना लिया। आप कह सकते हैं कि उसे एक न्यूक्लियर बेस बना लिया कि जो भी वो बनाता रहेगा, जितना भी माल, मतलब वेपन्स जो हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उन्हें कहाँ रखता रहेगा? वो क्यूबा में रखता रहेगा। 3 वीक्स आफ्टर दिस, जब 3 हफ्ते हो गए, जब सोवियत यूनियन अपने बना के क्यूबा में रखता रहा जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, उसके 3 हफ्ते बाद जो अमेरिकन्स थे बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिकन्स जो थे उन्हें पता चल गया जो USSR है, सोवियत यूनियन है, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में रखे जा रहा है अपने, मतलब एक तरह से उसे मिलिट्री बेस बना लिया है। द US प्रेसिडेंट, अब US प्रेसिडेंट का भी आपको नाम याद रखना है, जॉन F कैनेडी, एंड हिज एडवाइजर्स वर रिलक्टेंट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो
प्रेसिडेंट थे यूएस के उस टाइम पे 1962 में कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। और उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने एडवाइस दी जॉन एफ कैनेडी को कि आप ना ऐसा कोई भी मतलब कदम ना उठाएं जिससे एक दोनों कंट्री के बीच में वॉर हो जाए। दोनों कंट्री कौन सी? यूएसए में और यूएसएसआर में, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज़ जो थी मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थी। रिलेक्टेंट मतलब वॉर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वॉर होगा तो पूरे जो वर्ल्ड है उसमें तबाही मच जाएगी, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर पहले से हो चुके थे, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। इसलिए कोई भी जो दोनों कंट्रीज़ थी वो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करना चाहती थी। So next point is John F. Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ship heading to Cuba as a way of warning the USSR of his सीरियसनेस, ठीक है। तो क्या करा जॉन एफ कैनेडी ने, क्या ऑर्डर करा, अपनी अमेरिकन वॉरशिप्स को कहा, जो फाइटिंग वाली शिप्स होते हैं उनसे कहा कि तुम कोई भी जो सोवियत शिप है जो कहाँ जा रही है, क्यूबा की तरफ जा रही है, अपनी मिसाइल्स रखने, उसको पकड़ो, मतलब इंटरसेप्ट करो और उससे वार्निंग दो कि जो अगर ऐसा अगली बार करा यूएसएसआर ने कि अपने जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वो क्यूबा में रखी, तो मतलब एक तरह का वॉर हो जाएगा यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो उन्हें हमारी सीरियसनेस के बारे में बता दो, क्योंकि क्या था, जो आप ऐसे समझ लो, जो ये क्यूबा है और इधर अमेरिका था और इधर यूएसएसआर था, ठीक है। ये यूएसए था और ये यूएसएसआर था, ठीक है। और ये बीच में क्या था? ये बीच में क्यूबा था। तो अगर यूएसएसआर जो अपने सारा जो हम कह सकते हैं हम न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में रखे जा रहा था, तो इसके बहुत ज़्यादा करीब है यूएस से। तो अगर कोई भी उसमें गलती से भी बॉम्बिंग हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई गलती से उसे यूज़ कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होगा? यूएसए को होगा, क्योंकि वो उसके साइड में ही है और एकदम से जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसका जो हमला हो सकता है वो यूएसए के ऊपर हो सकता है। इसलिए उसने वार्निंग दिलवाई यूएसएसआर को कि वो जो यूएसएसआर है वो अपनी कोई भी जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो क्यूबा में ना रखे और उसे अपना मिलिट्री बेस ना बनाए और उसे हमारी सीरियसनेस के बारे में बता दो। तो जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को, ठीक है। Then the clash between the USA and USSR came to be known as the Cuban Missile Crisis। और इसी क्लैश को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। लास्ट जो ईयर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, CBSE 2021 के जो सैम्पल पेपर था उसके अंदर। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इतने ही पॉइंट्स आप लिख देंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। विच मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। तो ये जो क्लैश था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, इसी वजह से जो पूरा वर्ल्ड था वो नर्वस हो गया था, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड था, कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड में थी वो वर्ल्ड वॉर 3 करना नहीं चाहती थी। वो 2 ही वर्ल्ड वॉर से थक चुकी थी और पता था कितना डिस्ट्रक्शन होता है। इवेंचुअली टू द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीफ, और इवेंचुअली क्या हुआ, जो वर्ल्ड के रिलीफ्स के लिए बोथ साइड्स इसमें किसकी बात हो रही है? यूएसए एंड यूएसएसआर की, डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। और दोनों ने ही मतलब वो दोनों जो कंट्रीज़ थी यूएसए और सोवियत यूनियन, दोनों ही वर्ल्ड वॉर करना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वर्ल्ड में रिलीफ रहे। तो इसलिए दोनों ने क्या करा? अवॉइड करा वर्ल्ड वॉर को, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। The Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the Cold War। और इसी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हाई पॉइंट कहते हैं कि कब, इसी को हम क्या कहते हैं? द कोल्ड वॉर, ठीक है। कि जब दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ। आपने देखा कि इस पूरे जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने वेपन्स गिरा दिए हों या फिर बॉम्बिंग कर दी हो या फिर कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर लॉन्च कर दी हो। तो सिर्फ मुँह से लड़ाई हुई। जैसे जॉन एफ कैनेडी ने ऑर्डर दे दिया था अपनी मतलब वॉरशिप्स को, अमेरिकन वॉरशिप्स को, कि जाके यूएसए की सीरियसनेस का बता दो यूएसएसआर को, ठीक है। तो सिर्फ इतना हुआ, तो ये कोल्ड वॉर कहलाया जाता है इसे। अब आपकी बुक में एक नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है जो सेकंड है, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होता क्या है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो पढ़ लिया तो क्या हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है इसमें कि कोल्ड वॉर होता क्या है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर कब start one in 1945 the allied forces led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan, ending the second world war। तो अभी सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पूरी स्टोरी सुना रखी है, आपको ये ध्यान रखनी है। इसमें क्या हुआ था 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी है कि जो टाइमलाइन क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में एंड हुआ था। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो कैसे ख़त्म हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जो एलाइड फोर्सेस थी मतलब 4 कंट्रीज़ एक साथ मिली हुई थी। कौन 4 कंट्री थी? यूएस,
सोवियत यूनियन आपको पता है यूएसएसआर को कहते हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इन 4 कंट्री ने मिलके एक मतलब एलाइड बना ली थी, कोलिशन कर लिया था। और किसे हराया था? एक्सिस पावर्स। किसकी एक्सिस पावर्स को? जर्मनी, इटली और जापान को हराया था, ठीक है। और इसी के साथ क्या हो गया था? एंड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में। और स्टार्ट कब हुआ था? यस यू आर राइट, 1939। नेक्स्ट, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही जब एंड हुआ उसी के साथ ही शुरू हो गया था हमारा कोल्ड वॉर, जो 1945 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया और उसी 1945 ईयर में जो कोल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया। The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब एक ख़त्म कैसे हुआ? 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था तो क्या हुआ, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसने 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करे थे, गिराए थे। किसके ऊपर? जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर। कौन सी? एक गिराया था हिरोशिमा सिटी पे और एक गिराया था नागासाकी, जो दोनों कहाँ की है? जापान की सिटी हैं, ठीक है। और कब गिराया था? अगस्त 1945 में। आपको पता है इसी जो 1945 में इसी वजह से एंड हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। और इसकी वजह से क्या होता है? कॉजिंग जापान टू सरेंडर। जब यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा दिए थे मतलब जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उन्हें, तो उससे क्या हुआ? जो जापान है उसको सरेंडर करना पड़ गया, यूएसए के आगे उसे सरेंडर करना पड़ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब जो अमेरिका है उसने 2 बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिए थे, तो जो मतलब जो क्रिटिक्स थे, आपको पता है क्रिटिक्स किन्हें कहते हैं? जो गलत चीज़ें होती हैं उन्हें और ज़्यादा दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये गलत कर रखा है किसी ने, तो उन्हें क्रिटिक्स कहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या करा? सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया, ठीक है। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि यूएस नहीं चाहता था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो, उसने इसलिए नहीं फेंके जापान पे बॉम्ब के वो एंड कर सके वर्ल्ड वॉर सेकेंड को। उसका यूएसए ने जान के फेंके हैं जो क्या कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब है, क्योंकि वो चाहता है कि जो वो स्टॉप करे सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को, मेकिंग मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स एशिया से। एशिया क्या है? एशियन कंट्रीज, जैसे हम इंडिया एशिया में आती है, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब क्या है? एशियन कंट्रीज़ है। तो सोवियत यूनियन को रोकना चाहता था, दिखाना चाहता था अपनी पावर अमेरिका कि मैं किसी भी कंट्री पे बॉम्ब फेंक सकता हूँ और उसका कितनी तबाही हो सकती है उस कंट्री की जिस पे मैं बॉम्ब फेंकता हूँ, ठीक है। तो उसको कोई भी मतलब नहीं था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो, उसने जान के फेंके हैं जिससे वो सोवियत यूनियन को अपनी पावर दिखा सके। एंड एल्सवेयर एंड टू शो मस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज सुप्रीम। और वो दिखाना चाहता था मस्को क्या है? रशिया की, आपको पता है कैपिटल मस्को है। तो उस टाइम पे सोवियत यूनियन की कैपिटल क्या होगी? मस्को होगी, ठीक है। तो वो दिखाना चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, जो अमेरिका है वो क्या है? सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई और कंट्री है ही नहीं वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट, यूएस सपोर्टर्स। अब क्रिटिक्स ने तो ये कहा कि यूएस ने जान के करा है, वो नहीं चाहता था कि बॉम्बिंग हो, मतलब वो नहीं चाहता था जो यूएसए है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म, उसने जान के फेंके हैं यूएसएसआर को बस स्टॉप करने के लिए। लेकिन जो यूएस के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू एंड द वर्ल्ड वॉर। तो वो जो यूएस के सपोर्टर्स थे, जो सपोर्ट करते थे यूएस को, उन्होंने कहा कि एटॉमिक बॉम्ब को गिराना जापान पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, ज़रूरी था, जिससे जो वॉर है वो एंड हो जाए जल्दी से, एंड टू स्टॉप लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइड लीव्स, जिससे जो अमेरिका का जो लॉस हो रहा है, मतलब वॉर में तो अमेरिकन भी मारे जा रहे होंगे और साथ में जो एलाइड जिन कंट्रीज़ ने अमेरिका का साथ दिया होगा उन कंट्री के लोग भी मारे जा रहे होंगे। तो इसलिए ये चाहते थे कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसलिए उन्होंने यूएसए ने, जो अमेरिका है, उसने एटॉमिक बॉम्ब्स को जापान पे गिराया। The Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as two superpowers rival to each other। और कोल्ड वॉर का जो आउटकम था, रिजल्ट था, वो क्या निकला कि जब कोल्ड वॉर हो गया ना, तो जब पता चला है पूरी वर्ल्ड को कि सिर्फ 2 ही कंट्री, पूरे वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सुपर पावर्स हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट यूएसए और सेकंड यूएसएसआर, ठीक है। ये दोनों कैसे एमर्ज हो कर आई, कैसे उभर कर आई? ऐसे सुपर पावर्स, ठीक है। और ये दोनों ही क्या थी? एक दूसरे की राइवल थी, एनिमी थी और कह सकते हैं दुश्मन थी। इट रेफर्स, अब हमें ना कोल्ड वॉर की ना डेफिनेशन जानिए। तो कोल्ड वॉर की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है और आपका पूरा जो मार्क्स है आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट इज़ कोल्ड वॉर?
इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज़। तो कोल्ड वॉर कोई फाइटिंग नहीं होती, ये कन्फ्रंटेशन होता है। कन्फ्रंटेशन होता है कि टेंशन होनी दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। कन्फ्रंटेशन टेंशन को कहते हैं, या फिर बहस को कहते हैं, या फिर डिबेट को कहते हैं, ठीक है। बिटवीन टू आइडियोलॉजीज़, आइडियोलॉजीज़ दोनों आपको पता है अलग थी दोनों कंट्रीज़ की। यूएसए की कैपिटलिज्म थी, कैपिटलिज्म होता है मतलब पूरा जो यूएसए है वो प्राइवेटाइज है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को उसमें कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वो सिटीजन्स की हैं। और जो कम्युनिज़्म होता है वो यूएसएसआर के अंदर, तो कम्युनिज़्म क्या होता है कि जो सब कुछ है यूएसएसआर में, जितना भी सब कुछ है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराता है सिटीजन्स को, ठीक है। सिटीजन्स का खुद कुछ नहीं होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ही सिटीजन्स को देती है। तो दोनों की आप देख सकते हैं कितनी अलग है आइडियोलॉजीज़ बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। और जो बाकी की जो कंट्रीज़ थी वो आधी कैपिटलिज्म में थी, आधी कम्युनिज्म में थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ both superpowers possess nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, making a full-fledged war इज़ अनलाइकली। तो दोनों पावर्स ने क्या करा, जब पता चल गया कि बस वो दोनों ही सुपर पावर्स और वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स बनाने शुरू कर दिए कि जब भी वॉर होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर इतने डालेंगे, मतलब जो मिसाइल्स हैं उन्हें इतने डालेंगे, ड्रॉप करेंगे कि जो राइवल कंट्री है, जो दुश्मन जो कंट्री है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ना डिस्ट्रक्शन हो जाए उसका, ठीक है। तो दोनों स्टार्ट हो गई क्या बनाने, एक मिलिट्री मिसाइल्स बनाने, ठीक है। तो क्या है, दोनों जो पावर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगे कि जब भी लड़ाई होगी तो वो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड। और इससे क्या होगा, जो अब ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं इससे बहुत लोगों की मौत हो जाएगी और डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी। और इतनी तबाही मचेगी कि वो अनएक्सेप्टेबल होगी एक दूसरे के लिए, और मतलब पता ही नहीं चलेगा। उस टाइम के जो लोग थे, क्रिटिक्स थे और सपोर्टर्स थे इन कंट्रीज़ के, वो सभी कहते थे कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ में अगर वॉर होता है तो ये बताना मुश्किल होगा रिज़ल्ट कि कौन जीता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के पास एक जैसी पावर्स थी और एक जैसी, मतलब जितनी क्वांटिटी में एक के पास, यूएसए के पास अगर सपोज़ करें मिसाइल्स है, उतनी क्वांटिटी में यूएसएसआर के पास भी मिसाइल्स थे, तो कोई भी नहीं जीत पाएगी इनमें से। Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. तो इसमें कहा भी गया कि अगर एक कंट्री अगर ट्राई भी करती है अटैक करनी दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन से, तो क्या होगा, जो दूसरी कंट्री है जिस पर अटैक हुआ है उसके पास भी इतनी न्यूक्लियर वेपन है कि वो जिसने कंट्री ने पहले उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब फेंका है तो इतना वो उसका नष्ट कर सकती है, इतना अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन हो सकता है कि जिसे हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, इतना सारा नष्ट होगा। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस किसे कहते हैं, डेटरेंस मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो एक यही जो लॉजिक था कि दोनों कंट्रीज़ का एक जैसा नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन होगा और कोई भी नहीं जीत पाएगा इन कंट्रीज़ में, क्योंकि दोनों के पास सेम पावर्स थी और सेम न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे थे। तो क्या होगा कि इसी वजह से दोनों कंट्रीज़ ने कभी भी अवॉइड करा वॉर को और कभी वॉर नहीं करा। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कि बोथ साइड्स जो यूएस और यूएसएसआर हैं हैव कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नेदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। कि दोनों कंट्रीज़ के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो स्टार्ट कर सकते थे अटैक करना, दूसरी कंट्री को शुरू कर सकते थे, लेकिन और कॉज कर सकते थे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन, और कि इतना डिस्ट्रक्शन होता उनके न्यूक्लियर मिसाइल से कि कोई भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन होता। थस द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ रिवैलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स रिमेन्ड अ कोल्ड एंड नॉट हॉट और शूटिंग वॉर। फिर भी जो कोल्ड वॉर है, इतनी सारी उनमें दुश्मनी थी, बहुत ज़्यादा उनमें लड़ाई भी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हो गए थे, और एक दूसरी जो दोनों कंट्रीज़ थी उनकी आइडियोलॉजीज़ भी अलग थी। यूएसए की क्या थी आपको पता होगा, यूएसए की थी हमारी प्राइवेटाइजेशन, मतलब उसमें सब कुछ जो था वो सब गवर्नमेंट का नहीं होता है, सिर्फ सिटीजन्स का होता है। और जो यूएसएसआर की थी वो कम्युनिज़्म थी कि जो सब कुछ होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है सिटीजन्स को। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कि उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ थी, डिफरेंट थी उनके क्या था, डिफरेंट थी उन सब की जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, प्लान्स थे, लेकिन फिर भी उनमें कभी भी क्या नहीं हुआ, कोल्ड वॉर नहीं हुआ, मतलब हॉट वॉर नहीं हुआ, कोल्ड का कोल्ड ही रहा जो कोल्ड वॉर था, और कभी वो हॉट वॉर या शूटिंग वॉर नहीं बना। Now the next point is
द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि दो सुपर पावर्स है, टू सुपर पावर्स है, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी पावर ब्लॉक्स बनानी, मतलब ये चाहते कि जो छोटी कंट्रीज़ है, मतलब सुपर पावर्स तो इन्हीं के पास थी, दोनों के पास वर्ल्ड में, और कोई भी सुपर कंट्री नहीं थी, ठीक है। तो ये चाहते थे जो और बाकी कंट्री हैं, जो गरीब हैं या जिन्हें नीडी हैं, जिन्हें हेल्प चाहिए हमसे, तो उन्होंने क्या करा, वो चाहते थे कि जो सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इनमें ऐड होती रहें। यूएसए चाहते थे कि सारी कंट्रीज़ मेरी तरफ आ जाएं और यूएसएसआर चाहते थे सारी कंट्रीज़ मेरी तरफ आ जाएं, और वो क्या बना लें, एक पावर ब्लॉक बना लें, मतलब एक अपने आप को ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। तो द टू सुपर पावर्स वांटेड टू एक्सपेंड देयर स्फीयर्स टू इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यही लिखा है कि जो वो चाहते थे वो एक्सपेंड अपने आप को, कंट्री को इतना बढ़ा दें, मतलब इतने एक्सपेंड देयर स्फीयर्स, मतलब अपने आप को इतना बढ़ा दें उसमें कंट्रीज़ ऐड कर करके कि सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आ जाए। जैसे यूएसए अगर एग्जांपल लेते हैं, वो चाहता कि वो अपने अंदर सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड एक्सपेंड करता रहे, जिससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा वो बन जाए और शक्तिशाली बन जाए, और दूसरी जो कंट्री है जैसे यूएसएसआर है वो उसका मुकाबला ना कर पाए, ठीक है, और जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो कंट्रीज़ हैं उसके दूसरे जो वर्ल्ड हैं उसमें वो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंसेस गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो ऐड हो रहे थे यूएसएस और यूएसएसआर में, दोनों कंट्रीज़ में सुपर पावर्स, कोई जाता था यूएसए में और कोई जाता था कंट्रीज़ यूएसएसआर में। तो इन्हें क्या मिलता था, इन्हें क्या इससे, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें क्या ऐसे बेनिफिट मिलते थे स्मॉलर स्टेट्स को कि ये ऐड होते थे यूएस में या यूएसएसआर में। तो इन्हें क्या मिलता था, इन्हें गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, इन्हें प्रोटेक्शन मिलती थी कि मतलब जो जिससे इनकी राइवल है, जैसे स्मॉलर स्टेट्स की भी किसी से दुश्मनी होती होगी किसी कंट्री से, तो उससे उन्हें क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, उन्हें वेपन्स मिलेंगे एंड इकोनॉमिक एड मिलेगी, मतलब पैसों से अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, जिससे वो इकोनॉमिक एड मिलेगी, जिससे वो अपने जो लोकल राइवल्स हैं, जो छोटी स्मॉलर कंट्रीज़ के तो छोटे ही दुश्मन होंगे, तो उनसे उन्हें मतलब दुश्मनी वो निकाल सकते हैं या फिर उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। मोस्टली रीजनल नेबर्स, और जो यूएसए और यूएसएसआर में जो ऐड हो रहे थे वो ज़्यादातर क्या था, उनके नेबर्स ही, नेबरिंग कंट्रीज़ ही उनमें ऐड हो रही थी। विद हुम दे हैड रिवेलरीज, जिसके साथ उनकी क्या थी, एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी, वो एक दूसरे में ऐड हो रहे थे। द अलायंस सिस्टम थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इंटू टू कैंप्स। तो आपने देखा कि अलायंस जो थी, जो बाकी की कंट्रीज़ थी, इन दो सुपर पावर्स को छोड़ के सब ऐड होती जा रही थी, या तो यूएस में या यूएसएसआर में। तो इसने जो अलायंस सिस्टम जो था ये मतलब ये मतलब एक ग्रुप बना जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था दो कैंप्स में, एक यूएस और एक यूएसएसआर। द डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप, और ये जो डिवीजन था वो फर्स्ट किस में हुआ था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यूएस और यूएसएसआर दोनों ही क्या थी, यूरोपियन कंट्री थी, और वहीं पर फर्स्ट जो डिवीजन था, मतलब जो वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था दो में। मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस, क्योंकि आपको पता है कि यूएस कहाँ है, वेस्ट में है, वेस्ट यूरोपियन में कहाँ है, यूएस है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वेस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वो ऐड हो रही थी किसके साथ, यूएस के साथ, और जो ईस्ट में कौन है, ईस्टर्न यूरोप में है यूएसएसआर, तो वो ज्वाइन कर रही थी सोवियत कैंप। सोवियत कैंप मतलब आप समझ जाओ सोवियत यूनियन का कैंप, ठीक है। दैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस, इसलिए इन्हें वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं वो इज़ कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस है, वो इज़ कॉल्ड ईस्टर्न अलायंस। तो आपको याद रखना है वेस्टर्न वाला कौन है, आपको पता है वेस्टर्न जो वेस्ट यूरोप में कौन सी कंट्री है, यूएस में, तो वेस्टर्न अलायंस किसकी होगी, यूएस की। और ईस्टर्न अलायंस में कौन है, सोवियत यूनियन, तो ईस्टर्न अलायंस किसकी होगी, सोवियत यूएसएसआर की। द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, जो वेस्टर्न अलायंस थी, मतलब वेस्टर्न अलायंस किसकी थी, यस यू आर राइट, ये यूएसए की थी। तो इसने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइज्ड कर लिया था, बना ली थी, क्या थी वो, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखनी है इसकी मतलब जो ये फुल फॉर्म है ये पूछी जाती है। विच केम इनटू एक्सिस्टेंस इन अप्रैल 1945, और आपसे 49 आपसे ये पूछा जाएगा कि नाटो कब बनी, तो आपको याद रखना है ये अप्रैल 1949 में बनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएसए है, वेस्टर्न अलायंस, उसने अपने आप को फॉर्मलाइज, मतलब उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम था नाटो, ओके। और ये कब बनी है, अप्रैल 1949 में। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स विच डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक on any one of them in Europe or North America would be regarded as an अटैक ऑन ऑल ऑफ दैम,
तो ये क्या थी, नाटो जो थी वो एक मिलिट्री अलायंस थी। मिलिट्री अलायंस आप जानते हैं जो मिलिट्री वालों की होती है, तो अमेरिका ने बनाई थी अपनी मिलिट्री वालों के लिए। और ये इसके अंदर 12 स्टेट्स थी, मतलब 12 कंट्री थी। उस टाइम पे स्टेट्स को कंट्री, मतलब कंट्री को स्टेट्स कहते थे। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, नाटो में क्या था कि अगर उनमें से ये जो 12 स्टेट्स हैं उनमें से किसी पे भी अटैक होता है, या नॉर्थ अमेरिका में अटैक होता है किसी के ऊपर भी, तो वो समझेंगे कि उन पूरों पे अटैक हुआ है। मतलब 12 के 12 पे अटैक हो। अगर किसी भी एक स्टेट में, इनमें से किसी भी एक स्टेट पर अटैक करती है कोई दूसरी राइवल कंट्री, तो वो माने कि उन 12 पे अटैक हुआ है और वो फिर एक वॉर स्टार्ट कर देंगी। अब देखो, वेस्टर्न अलायंस ने अपनी एक मिलिट्री अलायंस बना ली जिसे नाटो कहते हैं। तो अब ईस्टर्न अलायंस जो यूएसएसआर की है, सोवियत यूनियन की, उसने क्या बनाई, नोन एज द वार्सो पैक्ट। इसने क्या बनाया, अपने आप को भी इसने एक मिलिट्री अलायंस में फॉर्मलाइज कर लिया। वो कौन सी थी, वार्सो पैक्ट। वॉज लेड बाय द सोवियत यूनियन। ये किसने बनाई, सोवियत यूनियन ने। इट वॉज क्रिएटेड इन 1955। ये कब हुई है, 1955 में क्रिएट हुई है, जबकि जो नाटो था वो अप्रैल 1949 में बन गया है, ठीक है। एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्सेज इन यूरोप। और इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन का, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था वो ये था कि वो नाटो को काउंटर करेंगे। मतलब जो नाटो जो फोर्स लगाना चाहता है, यूरोप पे अपना हक जमाना चाहता है, उसे वो करने नहीं देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है इसमें, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, ठीक है। तो सिर्फ जो यूएसएसआर, मतलब जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो वेस्टर्न अलायंस थी, उसने सिर्फ एक नाटो ही नहीं बनाई मिलिट्री अलायंस, उसने 2 और बनाई। तो उसने ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट ईस्ट, मतलब एशिया जो वेस्ट एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, उसने जो यूनाइटेड स्टेट्स था उसने क्या करी, उसने एक और अलायंस बनाई, सिस्टम बनाया जिसका नाम था सीटो। आपको इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी है और सेंटो की भी। ये 2 यूएसएसआर, मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम अमेरिका कहते हैं, उसने 2 और मिलिट्री अलायंस बनाई। वो कौन सी थी, फर्स्ट थी सीटो। सीटो की फुल फॉर्म क्या है, द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक सेंटो, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और बनाई उसने मिलिट्री अलायंस, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है हमारी पॉइंट, टू काउंटर दिस द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना स्टार्टेड बिल्डिंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। तो इसे काउंटर करने के लिए जो इसने 2 और ये जो 2 उसने मिलिट्री अलायंस बनाई थी, इसे काउंटर करने के लिए, इसे रोकने के लिए सोवियत यूनियन ने क्या करा, अपने आप को टाई अप कर लिया, कम्युनिस्ट चाइना के साथ फ्रेंडशिप कर ली। उस टाइम पे जो चाइना था वो कम्युनिस्ट था, मतलब वो उसमें जितना भी रोल था वो सब गवर्नमेंट का था, जैसे कि सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिज्म था, ठीक है। स्टार्टेड बिल्डिंग क्लोज रिलेशंस, और इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने मिल के रिलेशंस बनाने शुरू कर दिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, रीजनल कंट्रीज़ जो थी, जैसे कि नॉर्थ वियतनाम हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इराक। However, cracks and splits within the alliances were quick to appear. फिर भी जब जो यूएसएसआर था उसने फ्रेंडशिप करी कम्युनिस्ट चाइना के साथ, पर फिर भी इनमें क्रैक्स, मतलब दरार आ गई और उनकी लड़ाई हो गई। कैसे, कम्युनिस्ट चाइना quarreled with the USSR towards the late 1950s and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिस्ट चाइना था उसकी लड़ाई हुई यूएसएसआर के साथ। quarreled कहते हैं जो हाथापाई नहीं होती, जो मुँह ज़बानी लड़ाई होती है, ठीक है। और कब हुई थी, 1950s में हुई थी। और उसके बाद 1969 में इन्होंने एक ब्रीफ वॉर फाउट करा था, लड़े थे ये दोनों, चाइना और यूएसएसआर। किसके ऊपर लड़े थे, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट। मतलब आपको पता है कि चाइना की हर किसी से लड़ाई चलती रहती है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लेके, कि वो अपनी जो हम कहते हैं सरहद जो है वो बढ़ाता रहता है, टेरिटोरी को वो बढ़ाना चाहता है, तो वो हर कंट्री के साथ ऐसे लड़ता रहता है। जैसे आपने देखा होगा 2020 में उसकी इंडिया से भी लड़ाई चली है। Many newly independent countries develop non-aligned movement (NAM), which give them a way of staying out of alliances. तब क्या हुआ, अब आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही मतलब पावर ब्लॉक्स रह गए थे, या तो आप यूएसए को ज्वाइन कर लो या फिर आप यूएसएसआर को ज्वाइन कर लो। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जो नहीं चाहती थी ज्वाइन होना, जो अभी नई इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे इंडिया में से जो उनका अंग्रेज़ों का था वो शासन ख़त्म हुआ था, या फिर और भी साउथ अफ्रीका हो गई या अफ्रीका हो गई, या फिर और भी लैटिन अमेरिका है, ये सब जो है ये न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी। इनका जो अंग्रेज़ों का शासन इन सारी कंट्रीज़ में से ख़त्म हुआ था, तो वो फिर से नहीं चाहती थी किसी की और गुलामी करना। जैसे अगर आप यूएसए में जाओगे तो आपको यूएसए की गुलामी करनी पड़ेगी, या फिर यूएसएसआर में जाएंगे तो यूएसएसआर की गुलामी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा, जो नई इंडिपेंडेंट कंट्री हुई उन्होंने डेवलप कर ली एक और अलाइन खुद बनाई, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है।
जिसको नैम कहते हैं, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब या विच गिव देम अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलाइंसेज, और नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब यही है स्टेइंग आउट ऑफ द अलाइंसेज, इन दोनों अलाइंसेज से दूर रहना, ठीक है। ना तो आप यूएस को ज्वाइन करो, ना आप यूएसएसआर को ज्वाइन करो। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉलर स्टेट्स को क्या एड और हेल्प मिलती थी सुपर पावर से, ठीक है। तो द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द, अच्छा इसमें हमें ये जानना है कि जो सुपर पावर्स हैं उन्हें स्मॉलर स्टेट से कैसे हेल्प मिलती थी, ठीक है। क्योंकि सुपर पावर्स के पास तो बहुत सारी पावर है, तो फिर वो क्यों चाहते थे कि स्मॉलर स्टेट्स उनके अंदर ऐड हो और उन्हें उससे क्या गेन मिलता था या क्या उन्हें बेनिफिट मिलता था। तो स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स, जो स्मॉलर स्टेट्स थे वो ज़्यादा हेल्पफुल थे किसके लिए, सुपर पावर्स के लिए, इन गेनिंग एक्सेस टू, क्या क्या प्राप्त करने में। फर्स्ट है वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। आपको पता है स्मॉलर स्टेट्स कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जिसके अंदर बहुत सारे जो रिच होंगी किसमें, ऑयल और मिनरल्स में, तो ये सुपर पावर्स को वो देंगी लाकर, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सुपर पावर्स की। नेक्स्ट है टेरिटरी, फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कोड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। उन्हें साथ में जो स्मॉलर स्टेट्स उसके अंदर ऐड हो रही हैं सुपर पावर्स में, उन्हें उनकी टेरिटरी मिल जाएगी, जिससे वो क्या करेंगे, सरहद से वो अपने वेपन्स और ट्रूप्स को छोड़ेंगे दूसरी जो राइवल कंट्री है, दुश्मन वाली कंट्री है, उसके अंदर। थर्ड है लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, और साथ में उन्हें लोकेशन जगह भी ज़्यादा मिल जाएगी, जब उसके अंदर छोटी कंट्रीज़ ऐड हो जाएंगी तो जगह मिलेगी उन्हें, जिससे वो एक दूसरे के ऊपर छुप के जासूसी रख सकते हैं जो राइवल कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर। फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत मिलता है, इन दैट मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अगर ये छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलके पे करेंगी किस मिलिट्री एक्सपेंसेस को, एक साथ मिलके जोड़ेंगी पैसा, तो बहुत ज़्यादा वो पैसे हो जाएंगे और वो उसे हेल्प मिलेगी जो यूएसए की या यूएसएसआर की मिलिट्री एक्सपेंसेस को। और ये लास्ट है फिफ्थ पॉइंट, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, कि कुछ कंट्रीज़ को कैपिटलिज्म पसंद होगा तो वो कहाँ चली जाएंगी, यूएसए के पास, और किसी को कम्युनिज्म पसंद होगा तो वो किसके पास चली जाएंगी, वो यूएसएसआर के पास चली जाएंगी। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम पार्ट 2 कवर करेंगे अपनी सेकेंड वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।